कल्पना कीजिए कि एक ऐसा दिन आए जब देश की लगभग आधी फैक्ट्रियां मतलब रातों रात बंद हो जाएं। सड़कों पर काम ढूंढने वालों की कतारें इतनी लंबी हों कि खत्म होने का नाम ही न ले। हाँ, और हर 4 में से एक इंसान पूरी तरह से बेरोजगार हो जाए। बाप रे, ये सोचना भी डरावना है। बिल्कुल। और ये किसी हॉलीवुड की डरावनी थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है। 1929 की महामंदी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उसके दौरान ये एक खौफनाक सच्चाई थी। सही कहा। और इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात ये थी कि दुनिया के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे ना, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। अम, मतलब उनके सारे पुराने फॉर्मूले और सिद्धांत इस नई वास्तविकता के सामने पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके थे। एकदम। उस समय की स्थिति को समझना आज भी अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन बेन बर्नांके ने तो इस महामंदी के कारणों को समझने की कोशिश को मैक्रो इकोनॉमिक्स का होली ग्रेल तक कह दिया है। होली ग्रेल मतलब एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना सबसे पवित्र और शायद सबसे कठिन काम है। हाँ, बिल्कुल। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। असल में ये वो बिंदु था जहां से आधुनिक मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। क्योंकि देखिए, जब कोई मौजूदा ढांचा काम नहीं करता तो एक नए नजरिए की जरूरत पड़ती ही है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ठीक इसी विकास यात्रा को समझने जा रहे हैं। आज हमारे विश्लेषण का आधार है अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स नामक स्रोत सामग्री। और हमारा मिशन ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई नीरस अकादमिक विषय नहीं है। मतलब ये सिर्फ ग्राफ और आंकड़ों की बात नहीं है। सही बात है। ये असल में वो अदृश्य इंजन है जो हमारे दैनिक जीवन, रोजगार, हमारी बचत की कीमत और यहाँ तक कि राजनीतिक चुनावों के परिणामों को भी चलाता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक विशाल हवाई जहाज के डैशबोर्ड की तरह देख सकते हैं। अरे वाह, ये उपमा बहुत बढ़िया है। मतलब हम ये नहीं देख रहे हैं कि विमान के अंदर कौन सा यात्री क्या खा रहा है या किस सीट पर बैठा है। हाँ, क्योंकि वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी नजर विमान की समग्र गति, उसकी ऊंचाई और ईंधन के स्तर पर है, जिसका सीधा मतलब है जीडीपी, रोजगार की दर और मुद्रास्फीति यानी महंगाई। एकदम सही। और इस डैशबोर्ड की सबसे खौफनाक बात यह है कि कई बार पायलटों को तब तक पता ही नहीं चलता कि गेज टूट चुके हैं जब तक विमान तेजी से नीचे की तरफ नहीं गिरने लगता। और 1929 में ठीक यही हुआ था, है ना? हाँ, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। उच्च रोजगार, स्थिर कीमतें ताकि महंगाई बेकाबू न हो, और तीव्र आर्थिक विकास। जब ये तीनों ही चीजें नियंत्रण में होती हैं तो देश में स्थिरता रहती है और लोग खुशहाल रहते हैं। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि व्यापक आर्थिक प्रदर्शन लोगों की भलाई को गहराई से प्रभावित करता है। चुनाव के समय सत्ता में बैठी सरकार बचेगी या नहीं, ये बहुत हद तक इसी बात पर निर्भर करता है। मतलब ये इसी पे निर्भर है कि अर्थव्यवस्था का वो विमान कितनी आसानी से उड़ रहा है। लेकिन 1929 में तो वो विमान सिर्फ डगमगाया नहीं था, वो सीधे जमीन से जा टकराया था। बाप रे, बिल्कुल। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन में 46.8% की आश्चर्यजनक गिरावट आई थी। 46.8%, ये तो लगभग आधा हिस्सा खत्म हो गया। और मैंने पढ़ा था कि जीडीपी भी 28% गिर गई थी। हाँ, और बेरोजगारी का तो पूछिए मत। जो बेरोजगारी 1929 में मात्र 3.2% थी, वो 1933 तक छलांग लगाकर 25.2% के भयानक शिखर पर पहुंच गए। 25.2% मतलब हर चौथा इंसान बेरोजगार। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये किसी प्राकृतिक आपदा की तरह था जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर उस डैशबोर्ड को पढ़ने में कोई बहुत बड़ी चूक हुई थी? ये चूक केवल पढ़ने में नहीं थी, बल्कि विमान को नियंत्रित करने वाली नीतियों में थी। अच्छा, नीतियों में? हाँ, आज अर्थशास्त्रियों के बीच एक आम सहमति है कि राजकोषीय और मौद्रिक अधिकारियों की नीतिगत गलतियों ने एक गंभीर मंदी को महामंदी में बदल दिया। तो मतलब उन्होंने हालात सुधारने के बजाय बिगाड़ दिए? बिल्कुल। देखिए, जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही होती है तो लोगों के पास पैसा कम होता है और वे खर्च करना बंद कर देते हैं। तर्क तो यही कहता है कि ऐसे समय में केंद्रीय बैंकों को पैसे की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए ताकि कर्ज सस्ता हो और व्यापार चलता रहे। एकदम सही। लेकिन 1929 के दौर में इसके ठीक विपरीत कदम उठाए गए। फेडरल रिजर्व ने पैसे के प्रवाह को और कड़ा कर दिया।
ब्याज दरें ऐसी स्थिति में रखी गईं जिन्होंने बैंकों को दिवालिया होने पर मजबूर कर दिया। अरे बाप रे! इसका मतलब है कि जब घर में आग लगी हुई थी तब पानी डालने के बजाय फायर ब्रिगेड ने पानी की सप्लाई ही काट दी थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के जो आर्थिक सिद्धांत थे वे वास्तविकता से पूरी तरह कटे हुए थे। 1930 के दशक से पहले क्लासिकल अर्थशास्त्र का दबदबा था, है ना? एडम स्मिथ और उनके अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड का सिद्धांत। जी हाँ, इस सोच के अनुसार बाजार अपने आप को खुद ही समायोजित कर लेता है। मतलब अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो लोगों की मजदूरी कम हो जाएगी, और मजदूरी कम होगी तो कंपनियों के लिए लागत घटेगी, वे फिर से लोगों को काम पर रख लेंगी और अंततः सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बस सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन महामंदी ने इस खुद ब खुद ठीक होने वाले सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी। वास्तविकता में मजदूरी पूरी तरह से लचीली नहीं होती। ये तो सोचने वाली बात है। जब मंदी आती है तो मजदूर आसानी से अपनी पगार आधी करने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल नहीं। इसके परिणाम स्वरूप कंपनियां मजदूरी कम करने के बजाय लोगों को नौकरी से ही निकाल देती हैं। और जब लाखों लोग एक साथ बेरोजगार होते हैं तो वे सामान खरीदना बंद कर देते हैं। और जब सामान नहीं बिकता तो फैक्ट्रियां और ज्यादा लोगों को निकालती हैं। ये तो एक दुष्चक्र बन गया जिसे केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। एकदम सही। और ठीक इसी बिंदु पर एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है जिसने पूरी दुनिया की आर्थिक सोच को पलट कर रख दिया, जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स उन्होंने आकर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से कहा कि लंबे समय में बाजार शायद खुद को ठीक कर ले, लेकिन लंबे समय में हम सभी मर चुके होंगे। हाँ, उनका ये कोट बहुत मशहूर है। कीन्स ने समन्वय विफलताओं या कोऑर्डिनेशन फेलियर्स के सिद्धांत पर जोर दिया। अगर हम अपनी पिछली उपमा पर वापस जाएं तो क्लासिकल विचारक कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था एक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह है, इसे अपना रास्ता खुद खोजने दो। हाँ, लेकिन कीन्स ने तर्क दिया कि अगर रास्ते में घना कोहरा छा जाए और कार के सेंसर काम करना बंद कर दें तो कार सीधे खाई में गिर जाएगी। और ऐसी स्थिति में किसी को तो स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना ही होगा। बिल्कुल, और वो कोई सरकार है। कीन्स का स्पष्ट मानना था कि पूंजीवाद सरकारी हस्तक्षेप के बिना उपसामान्य गतिविधि की पुरानी स्थिति में फंसा रह सकता है। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसे गड्ढे में फंस सकती है जहां संतुलन तो है, लेकिन वो संतुलन भयंकर बेरोजगारी के साथ आता है। जी हाँ, और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी वैचारिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोत सामग्री के आधार पर इन विचारधाराओं के टकराव को समझ रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए कीन्स ने क्या सुझाव दिया? उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को आगे आना चाहिए और कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहिए। मतलब भले ही सरकार को इसके लिए गड्ढे खोदने और उन्हें वापस भरने के लिए लोगों को पैसे देने पड़े। हाँ, भले ही काम कुछ भी हो, लेकिन लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए ताकि वो खर्च करना शुरू करें और मांग का पहिया फिर से घूमने लगे। इस वैचारिक टकराव ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को एक नया आकार दिया, जिसे केनीजियन क्रांति कहा जाता है। मैंने पढ़ा है कि 1950 से लेकर 1973 तक के दौर को अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्वर्ण युग माना जाता है। बिल्कुल, इस अवधि में पश्चिमी देशों ने केनीजियन नीतियों को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित आर्थिक विकास हुआ और बेरोजगारी की दर बेहद कम रही। ऐसा लगा जैसे अर्थशास्त्रियों ने आखिरकार उस डैशबोर्ड के हर बटन का सही काम समझ लिया है। सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत बारीकी से फाइन ट्यून कर रही थी। लेकिन ये भ्रम भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था में एक ऐसा भूचाल आया जिसका समाधान केन्स के मॉडल में कहीं नहीं था। अच्छा, वो भूचाल क्या था? ये दौर ग्रेट इन्फ्लेशन का था। मतलब शांति काल में मुद्रास्फीति या महंगाई का एक अभूतपूर्व विस्फोट। और ये कोई सामान्य महंगाई नहीं थी। पुराने कीनेजियन सिद्धांत के अनुसार तो एक तरह का झूला या सीसॉ काम रहता है ना, जिसे फिलिप्स कर्व कहते हैं। एकदम सही। इसका मतलब था कि अगर महंगाई बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए, अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई कम होनी चाहिए। दोनों एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन 1970s के दशक में स्टैगफ्लेशन नाम की एक नई आर्थिक बीमारी आ गई। उच्च बेरोजगारी और उच्च महंगाई दोनों एक साथ। हाँ, ये तो ऐसा था जैसे डैशबोर्ड एक ही समय पर बता रहा हो कि विमान बहुत तेज उड़ रहा है और साथ ही नीचे भी गिर रहा है। बाप रे, ये तो तार्किक रूप से असंभव लगता है।
और फिर 1973 के तेल संकट ने तो पूरी दुनिया में उत्पादन की लागत को रातों रात बढ़ा दिया। और यहीं कीनेजियन नीतियों का सबसे बड़ा फेलियर सामने आया, जब उत्पादन की लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ी और फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, तो सरकारों ने अपने पुराने कीनेजियन फॉर्मूला का ही इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने अर्थव्यवस्था में और पैसा झोंकना शुरू कर दिया ताकि कुल मांग बढ़ाई जा सके। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि समस्या मांग की नहीं बल्कि आपूर्ति या सप्लाई की थी, इस अतिरिक्त पैसे ने केवल पहले से महंगी हो रही चीजों के दाम और बढ़ा दिए। मतलब नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन महंगाई आसमान छूने लगी। हाँ, इससे ये साबित हो गया कि सरकार हर बार स्टीयरिंग व्हील पकड़कर अर्थव्यवस्था को बचा नहीं सकती। और शायद इसी विफलता के गर्भ से एक नई वैचारिक क्रांति ने जन्म लिया, है ना, जिसे मॉनेटरिस्ट काउंटर रेवोल्यूशन कहा जाता है। सही कहा। और इसका नेतृत्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया। मॉनेटरिस्ट और न्यू क्लासिकल विचारकों ने तर्क दिया कि सरकार का वो हस्तक्षेप जिसे कीन्स ने अर्थव्यवस्था को बचाने का तरीका बताया था, वही असल में पूरी समस्या की जड़ है। एकदम। फ्रीडमैन का तर्क बहुत ही मारक था। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार धुंध में फंसी है, तो फ्रीडमैन का कहना था कि घबराहट में स्टीयरिंग को दाएं बाएं घुमाने से कार के पलटने का खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। अरे वाह! तो उन्होंने साबित किया कि 1929 की महामंदी मुक्त बाजार की विफलता नहीं थी, बल्कि वो केंद्रीय बैंक की विफलता थी जिसने पैसे की आपूर्ति के साथ छेड़छाड़ की थी। जी हाँ, मॉनेटरिस्ट्स का मानना था कि सरकारें अर्थव्यवस्था को इतनी बारीकी से फाइन ट्यून करने के लिए पर्याप्त तेज या चतुर नहीं होती हैं। मतलब नीतियों का असर दिखने में इतना समय लगता है कि जब तक दवा काम करना शुरू करती है, तब तक बीमारी की प्रकृति ही बदल चुकी होती है। बिल्कुल। इसलिए मॉनेटरिस्ट्स ने वकालत की कि सरकार को रोजमर्रा के आर्थिक उतार चढ़ाव में दखल देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन रुकिए, अगर सरकार पूरी तरह से पीछे हट जाए और केवल कुछ सख्त नियमों का पालन करे, तो क्या हम अर्थव्यवस्था को फिर से 1929 जैसी किसी गहरी खाई में गिरने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं? यह एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन मॉनेटरिस्ट्स का जवाब था कि केंद्रीय बैंक को केवल एक सरल नियम का पालन करना चाहिए, जैसे पैसे की आपूर्ति को हर साल एक स्थिर दर से बढ़ाना, चाहे अर्थव्यवस्था में कुछ भी हो रहा हो। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के नियमों को इंसानी फैसलों की अनिश्चितता से निकालकर गणितीय स्थिरता दे देना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स एक निरंतर विकासवादी प्रक्रिया से गुजरा है। जैसे 1930 के दशक से 1965 तक कीनेजियन दौर रहा, जहां सरकारी हस्तक्षेप को बहुत जरूरी माना गया। और फिर 1970s के दशक के संकट ने फ्रीडमैन और न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को ये साबित करने का मौका दिया कि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप ही बाजार की स्थिरता को नष्ट करता है। बिल्कुल, जैसे विज्ञान में पुराने और असफल विचारों को खारिज कर दिया जाता है, वैसे ही 1930 के दशक से लेकर अब तक मैक्रो इकोनॉमिक्स लगातार अपनी गलतियों से सीखता और बदलता रहा है। इन सभी क्रांतियों और प्रतिक्रांतियों को देखकर कोई भी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या अर्थशास्त्रियों को खुद पता है कि वो क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो अक्सर उठता है। मतलब कभी एक समूह कहता है कि सरकार को सब कुछ नियंत्रित करना चाहिए, और कुछ दशक बाद दूसरा समूह आकर गणितीय मॉडल के साथ साबित कर देता है कि सरकार को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक ऐसी बहस है जो कभी खत्म होती नहीं दिखती। हमारे स्रोत सामग्री के अनुसार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नट विक्सेल ने इस स्थिति का बहुत ही सटीक वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र के भीतर युद्ध की स्थिति स्थायी प्रतीत होती है। एक स्थायी युद्ध? बाप रे! लेकिन ये युद्ध होता क्यों है? अर्थशास्त्री इतनी बार असहमत क्यों होते हैं? इस स्थायी युद्ध के कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला कारण है हमारी अर्थव्यवस्था की अथाह जटिलता। देखिए, भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह एक जैसा काम करता है। बिल्कुल, सेब हमेशा नीचे ही गिरेगा। हाँ, लेकिन अर्थशास्त्र में प्रयोगशाला पूरी दुनिया है और उसमें मौजूद लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति, डर और लालच के आधार पर फैसले लेते हैं। और दूसरी बात, अर्थशास्त्री किसी देश की पूरी आबादी पर प्रयोग करके ये नहीं देख सकते कि ब्याज दरें 20% बढ़ाने का क्या असर होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए उन्हें सरलीकृत मॉडल का सहारा लेना पड़ता है ना? एकदम सही। अर्थशास्त्री गणितीय समीकरणों की एक कृत्रिम दुनिया बनाते हैं जिसे वे अपनी प्रयोगशाला मानते हैं,
क्योंकि वे वास्तविक दुनिया की जटिलताओं पर सीधे प्रयोग नहीं कर सकते। ये स्थिति तो एक मेडिकल बोर्ड की तरह है। मान लीजिए एक ही मरीज को देखने वाले कई सर्जन हैं। एक कहता है कि तुरंत सर्जरी करो, यानी सरकारी हस्तक्षेप। हाँ, और दूसरा कहता है कि शरीर को खुद ठीक होने दो, जो कि क्लासिकल विचार है। और दोनों के अपने अपने मॉडल या डायग्नोस्टिक टूल हैं। लेकिन अगर हर मॉडल कुछ बुनियादी मान्यताओं पर टिका होता है तो नतीजे तो अलग आएंगे ही। बिल्कुल। अगर केनीजियन मॉडल मानकर चलता है कि मजदूरी आसानी से कम नहीं होती, तो उसका निष्कर्ष अलग आएगा। अगर न्यू क्लासिकल मॉडल मानकर चलता है कि बाजार हमेशा तुरंत संतुलन में आ जाता है, तो उसका निष्कर्ष बिल्कुल विपरीत होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अर्थशास्त्र कभी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वैचारिक असहमति कोई कमजोरी नहीं है। स्रोत सामग्री दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल का संदर्भ देते हुए इस बात पे जोर देती है कि संवाद और विचारों का ये निरंतर टकराव ही नए ज्ञान का संचय करता है। मतलब जब दो विपरीत आर्थिक मॉडल आपस में टकराते हैं तो उनकी कमियां सतह पर आ जाती हैं। बिल्कुल। इसी बौद्धिक घर्षण से नीतियां परिष्कृत होती हैं और हम वास्तविकता के एक कदम और करीब पहुंच पाते हैं। इस पूरी यात्रा पर नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि 1929 की उस भयानक मंदी ने इस पूरे अनुशासन को जन्म दिया। कैसे कीन्स ने खेल के नियम बदले और कैसे 70 के दशक की मुद्रास्फीति ने फिर से सब कुछ चुनौती दी। ये एक निरंतर चलने वाली बौद्धिक यात्रा है। और श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि ये बौद्धिक युद्ध केवल कागजों पर नहीं लड़ा जाता है। कौन सा आर्थिक मॉडल जीतता है ये तय करता है कि हमारे पास नौकरी होगी या नहीं। बिल्कुल। नीति निर्माता जिस भी आर्थिक विचारधारा पर भरोसा करते हैं, वही तय करती है कि किसी देश में ब्याज दरें क्या होंगी, टैक्स कितना लगेगा और हमारी जमा पूंजी का मूल्य क्या होगा। और यही बात हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले विचार की तरफ ले जाती है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, पूरी चर्चा में हमने देखा कि अर्थशास्त्री सही मॉडल खोजने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारी अर्थव्यवस्था के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक सिद्धांत नहीं बल्कि खुद राजनेता हों? आप पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल की बात करें ना, विलियम नॉर्डहाउस जैसे विद्वानों का वो मॉडल। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। ये मॉडल बताता है कि अक्सर चुनाव जीतने के लिए राजनेता जानबूझकर अल्पकालिक फायदे के लिए अर्थव्यवस्था में ऐसे कदम उठाते हैं जो लंबी अवधि में अस्थिरता लाते हैं। हाँ, इस मॉडल का तंत्र बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। चुनाव जीतने के लिए कोई भी सत्ताधारी दल ये दिखाना चाहता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। तो इसके लिए चुनाव से कुछ महीने पहले वो केंद्रीय बैंकों पर दबाव डालकर ब्याज दरें कम करवा सकते हैं या बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च बढ़ा सकते हैं। और इस कदम से एक कृत्रिम तेजी या शुगर रश पैदा होता है। अल्पकालिक समय के लिए लोगों के हाथों में पैसा आता है, बाजार उछाल मारता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। मतदाता इस खुशहाली से प्रभावित होकर उसी सरकार को दोबारा चुन लेते हैं। लेकिन इस शुगर रश का एक भयंकर हैंगओवर भी होता है। बिल्कुल होता है। चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त पैसा डाला गया था, वो अपना असली असर दिखाता है और मुद्रास्फीति बेकाबू होने लगती है। और जब तक जनता को समझ आता है कि ये कृत्रिम विकास था, तब तक चुनाव हो चुके होते हैं। और फिर उसी सरकार को उस महंगाई पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, ब्याज दरें बढ़ानी पड़ती हैं, जिससे फिर से मंदी और बेरोजगारी आ जाती है। बाप रे, ये चक्कर तो केवल अर्थशास्त्र की विफलता नहीं है, बल्कि ये तो चुनाव जीतने का एक मास्टर प्लान है। एकदम सही। ये आर्थिक उपकरणों का राजनीतिक लाभ के लिए किया गया एक सुनियोजित इस्तेमाल है। ये एक ऐसा विचार है जो अर्थशास्त्र की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देता है। तो अगली बार जब आप अर्थव्यवस्था को डगमगाते हुए देखें, महंगाई बढ़ती हुई देखें, तो खुद से जरूर पूछें, क्या ये बाजार की विफलता है, अर्थशास्त्रियों की गलती है, या किसी का चुनाव जीतने का मास्टर प्लान? ये सोचने के लिए बहुत ही शानदार और गहरा सवाल है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों पर मंथन करते रहिए और इस अदृश्य आर्थिक इंजन की कार्यप्रणाली पर हमेशा नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।